सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार। स्वागत करता हूं कैलेंडर कॉमर्स में फिर से एक बार। बच्चों, जैसे कि मैंने वादा किया था आपसे, वन शॉट चलता रहेगा, तो आज हम लोग लेके आ गए हैं भाई हमारा बिजनेस स्टडी का बड़ा ही गजब का चैप्टर, बेहतरीन चैप्टर, जिसका नाम क्या बेटा? बिजनेस इन्वायरमेंट। जी हाँ, बिजनेस इन्वायरमेंट, नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है, इन्वायरमेंट। अब एक बात सुनो भाई, बिजनेस के बारे में भाई हम बहुत सारी चीजें स्टडी करते हैं, तो भाई इन्वायरमेंट क्या है? सर प्राकृतिक वातावरण को स्टडी करना है क्या? अरे नहीं यार, प्राकृतिक वातावरण को स्टडी करना नहीं है, लेकिन बिजनेस का भी अपना वातावरण होता है। जी हाँ। अच्छा, मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलूं, पूछेगा? जैसे मान लीजिए आप स्कूल जाते हो, और स्कूल में बैठते हो, स्कूल में मान लीजिए आपको बेंचेस तो लगी हुई है, टीचर्स पढ़ाने आ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वहां पर लगातार मतलब कंटिन्यूस बातें करते हैं। बाहर से शोर आता रहता है, धुआं धक्कड़ हो रहा है, पोल्यूशन है स्कूल के आसपास में, और मतलब लगा लो ऑलमोस्ट क्या, मतलब ऐसा माहौल बना हुआ है कि वहां पढ़ ही नहीं सकता कोई बच्चा बैठ के। तो जाहिर सी बात है, वहां पर कोई एक अच्छा बच्चा चला गया इन केस, तो भाई उस बच्चे की स्टडी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। अब तुम सोच रहे हो सर ये आप एग्जांपल क्यों दे रहे हो? भाई मैं समझा रहा हूँ क्या। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एनवायरनमेंट को बिना स्टडी किए करते हैं, भाई बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या था भाई, क्या होता है, बहुत बार मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम क्या होता है भाई, हमारे बिजनेस में डिक्लाइन आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए बिजनेस स्टडी के अंदर इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है, बिजनेस एनवायरनमेंट, ताकि आप लोग बिजनेस के एनवायरनमेंट को स्टडी कर सको कि बिजनेस के अंदर ना बहुत सारे फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर नहीं होता, कई सारे फैक्टर होते हैं। तो आज हम इस क्लास के अंदर क्या करने वाले हैं, उन सभी फैक्टर्स को स्टडी करने वाले हैं जो जो बिजनेस को डायरेक्टली और क्या इनडायरेक्टली क्या करता है, इंपैक्ट करते हैं। चलिए आइए मेरे बच्चों, शुरुआत करते हैं महाकाल के नाम पे, 8 को लाइक। चलिए भाई, क्या कहता है मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? सिंपल सी बात है, देखो ये एक जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड अदर क्या फोर्सेस दैट आर द आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। देखो बेसिकली अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, हाँ क्या हमारे हाथ में हवा पानी वर्षा है? हमारे हाथ में नहीं है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, एक एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो भाई एक बात बताओ, जो यहाँ पे बात करी जा रही है, ये भी ये कह रहा है कि हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट की जो बात कर रहे हैं, ये पूरी तरह से क्या बिजनेस के आउट ऑफ कंट्रोल होता है, यानी कि बिजनेस के हाथों में नहीं होता है। अच्छा, इससे क्या होता है कि अगर हम लोग अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो शायद हम लोग अपने बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रोवाइज कर पाए, और सर जो डिक्लाइन मोड आएगा उसमें हम अपने आप को बचा पाए। तो देखिए मेरे बच्चों, क्या कहता है आगे, सिंपल सी बात है, अगर इकोनॉमिक हो सकता है, सोशल है, पॉलिटिकल है, टेक्नोलॉजिकल है, एंड अदर फोर्सेस, कुछ और भी फोर्सेस है जो कि ऑपरेट होते हैं क्या आउटसाइड है क्या बिजनेस एंटरप्राइज, आल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ द क्या बिजनेस एनवायरनमेंट। जी हाँ, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये बिजनेस एनवायरनमेंट के पार्ट है। अब सोशल कैसे है, इकोनॉमिकल कैसे है, पॉलिटिकल कैसे है, टेक्नोलॉजिकल कैसे है? यार सिंपल सी बात है, पैसे की जरूरत है भाई, लोगों के लिए काम करना है। पॉलिटिकल जो हमारे हमारे आम आदमी, बीजेपी है ना, इन सब, कांग्रेस की बात करें जो उनकी सरकारें बनती हैं। टेक्नोलॉजिकल तो आप जानते ही हो, ऑब्वियस सी बात है, आज दिन मार्केट में नए नए ट्रेंड आ ही रहे हैं, तो हमें उन ट्रेंड के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो हम इन सभी चीजों को आज क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा और हल्का फुल्का देख लेते, क्या कहता है, कहता है द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी अवेयर ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। भाई हमें मालूम होना चाहिए, जैसे अब इंडिया है तो इंडिया को पाकिस्तान से लड़ाई करनी है, तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि भाई पाकिस्तान के पास क्या क्या हथियार है। मान लीजिए उसके पास क्या है, टैंक है, बंदूका है, और मेरे अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी पड़ी है। मैं पहुंच गया बॉर्डर पे, निकाली तलवार, आओ मेरे सामने, कौन सी का है, आ जाओ भाई, बनना सनी देवल, लो जी लो, वहां से टैंक, दुश्मन ने टैंक चलाया, मुझे उड़ा के रख दिया। तो इसी प्रकार से बिजनेस को भी क्या करना पड़ता है, हर चीजों से अवेयर होना बहुत जरूरी है, खासकर उसके एक्सटर्नल अफेयर्स इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि उसे मालूम होना चाहिए कि बाहर के जो वातावरण है उसमें लगातार क्या डायनेमिक चेंजेस आते रहते हैं। तो उन्हीं डायनेमिक चेंजेस को स्टडी करना हमारे क्या बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा होगा, ताकि हम अपने बिजनेस को उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकें, जी हाँ, फॉर्मुलेट कर सकें, अपने गोल्स को सेट कर सकें, प्लानिंग एंड प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकें। दैट इज कॉल्ड का बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है जी, चलिए आइए आगे। अब देखो हम यहाँ पे क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। चल, जैसे बेसिकली छोटी सी बात है कि टोटल ऑफ का एक्सटर्नल फोर्स, स्पेसिफिक और जनरल फोर्स है भी यहाँ पे, इंटर रिलेटेडनेस है, मतलब कि कोई किसी ने कोई बात कह दी, जैसे मैं यहाँ बात करूँ, ये कैसा फोर्स है सर, ये टोटली कैसा एक्सटर्नल फोर्स है, मतलब कि इसके अंदर इंटरनल, मतलब बिजनेस के अंदर के लोग शामिल बिल्कुल नहीं है, सारे के सारे बाहर के बंदे हैं, मतलब बाहर के क्या फैक्टर्स शामिल हैं। बात करें हम स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस की, तो मेरे बच्चे स्पेसिफिक कुछ ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली किसी किसी बिजनेस पे इंपैक्ट डालते हैं, और जनरल वो है जो सारे बिजनेस पे क्या डालते हैं, इंपैक्ट डालते हैं। जैसे मान लो मैं एक छोटी सी बात बोलूँ, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है, टैक्स पॉलिसी, तो टैक्स पॉलिसी किसी एक बिजनेस के लिए नहीं है, वो सारे बिजनेस के लिए क्या करेगी, कंसिडर करी जाएगी। दैट इज कॉल्ड क्या, जनरल पॉलिसी। ठीक है। स्पेसिफिक में क्या हो गया, जैसे टेस्ट हो गया, गुड्स हो गया, है ना, हर चीज के क्या इसमें अलग अलग आइटम इंक्लूड होते हैं। इंटर रिलेटेडनेस, अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इंटर रिलेटेडनेस की छोटी सी बात समझाता हूं। इंटर रिलेटेडनेस क्या कहता है सर, इंटर रिलेटेडनेस कहता है, जैसे मान लो छोटी सी बात, जैसे किसी डॉक्टर ने बोला कि भैया अपना हेल्दी फूड, मतलब
हेल्थी रहने के लिए तो हेल्थी फूड खाया करो। तो ऑब्वियस सी बात है, उसने क्या बोला कि भाई ऐसे ऑयल को यूज करो जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका क्या रहे, मेंटेन रहे। तो हम मार्केट में उस ऑयल को ढूंढेंगे जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे क्या हार्ट के लिए बेस्ट हो, ठीक है, ताकि हमारे हार्ट को दिक्कत ना हो। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं किसी एक की एडवाइस किसी एक के ऊपर इंपैक्ट डाल सकती है। वैसे बहुत से लोग बोलते भाई भाई चाय मत पियो, है ना, चाय मत पियो, ग्रीन टी पियो। तो अब इससे क्या होगा, चाय की मार्केट पर थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें इन सब चीजों को स्टडी करना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। ये दैट इज कॉल्ड का इंटर रिलेटेडनेस हो गया। नेक्स्ट डायनेमिक नेचर, ऑब्वियस सी बात है भाई चीजें लगातार बदलती रहती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो डायनामिक नेचर होता है एनवायरनमेंट का। अब डायनामिक नेचर कैसे होता है भैया, आज आप सो रहे हो तो कल उठोगे क्या सोच के कि कल कुछ भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से बिजनेस के अंदर लगातार अपॉर्चुनिटी आती रहती है। आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी बेस्ट है ये आपका काम है फाइंड करना। और फाइंड कैसे करोगे, अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस के रिसोर्सेज, टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है बेटा अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी से की बात कर लेता हूँ, छोटी सी बात करेंगे। कहीं ना कहीं भाई भविष्य तो अनिश्चित है ना, भविष्य अनिश्चित है। जब भविष्य अनिश्चित है मेरे बच्चे, तो एक बात बताओ, कभी भी कुछ हो सकता है। तो ये सब जो चीजें हमारी ना, दैट इज कॉल्ड फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट में शामिल होता है, जिसमें हमारा कॉम्प्लेक्सिटी भी है और क्या रिलेटिविटी भी क्या इंक्लूड है। चलो जी, ये तो मैंने आपको कैसे बताया, थोड़ा ओरली बता दिया, नॉर्मल नॉर्मल। अब मैं क्या करूंगा, आपको थोड़ा डीपली समझाऊंगा इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल है ना। आओ, पहला कहता है टोटल एक्सटर्नल फोर्स। ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये टोटली जो हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं इस समय, सिर्फ और सिर्फ बाहर के फैक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, इसमें इंटरनल फैक्टर कोई भी इंक्लूड नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपसे स्टडी किया था क्या सर, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तो मेरे बच्चे स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया था सर, स्पेसिफिक देखो हो गया जैसे मेरे इन्वेस्टर्स हो गए, भाई मेरे इन्वेस्टर मेरे हैं, ठीक है, मेरे कंपटीटर मेरे हैं, मेरे कस्टमर मेरे हैं, तो इनको लेके जो मेरा बिहेवियर होगा दैट इज कॉल्ड क्या स्पेसिफिक। और जनरल में जैसे हमारा क्या होगा, दैट इज कॉल्ड सोशल, ऑब्वियस सी बात है। पॉलिटिकल, आप जैसे सोशल की अगर मैं बात करूं, ईद दिवाली सिर्फ मेरे लिए थोड़ी ना ईद दिवाली होगी, भाई ईद दिवाली तो मिठाई वाले के लिए भी है, कपड़े वाले के लिए भी है, तो इसका मतलब दैट इज कॉल्ड क्या सोशल। अच्छा इकोनॉमिक की अगर हम बात करें, जो हमारे गवर्नमेंट ने हमारी टैक्स पॉलिसी बनाई है वो मेरे लिए थोड़ी ना होगी, सबके लिए होगी। ये तो है नहीं कि हाँ भाई वहां पे आ गया कि हाँ जी ये कैल्विन इंस्टीट्यूट है, ये 40% टैक्स भरेगा, ठीक है, यहाँ पर पांडा सर पढ़ाता है, इनसे हम ज्यादा टैक्स लेंगे। अरे नहीं मेरे भाई, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे से टैक्स मत लो, ठीक है, ये सबके लिए अप्लाई करो, ठीक है। और साथ साथ लीगल एंड क्या टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, ये मेरे अच्छे सबके लिए होंगे, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी आएगी, अगर टेस्ला की कार इंडिया में आती है तो वही ऐसा तो नहीं है कि खाली एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए आएगी, जाहिर सी बात है वो ऑल ऑफ द इंडिया के कस्टमर्स के लिए आएगी जिन जिनके पास परचेसिंग पावर होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ इंटररिलेटेडनेस। देखो यहाँ पर एक समझाया, देखो ये एग्जांपल अभी मैंने बात डिस्कस की ना कि लोगों में ये जागृत करना है कि भैया हेल्थ के ऊपर जागृत, जैसा होता है ना, अब हेल्थ के ऊपर जैसे मान लो अभी सर्दियां चल रही है हमारे यहाँ, पर दिल्ली में पॉल्यूशन का जो स्तर है ना बड़ा बेहतरीन है, चरम स्तर पे। तो लोगों को ये बोला गया भाई मास्क पहनो, हेल्थी खाना खाओ, हेल्थ के बारे में अवेयर रहो, एक्सरसाइज करो। तो लोग क्या करेंगे सर जी, मोमोज खाना छोड़ देंगे, ठीक है, स्प्रिंग रोल खाना छोड़ देंगे, चिली पोटैटो खाना छोड़ देंगे। नहीं नहीं नहीं, दिल्ली के लोग ना बड़े बदमाश होते हैं, इनको भाई साहब भर भर के चाहिए मोमोज। लाल चटनी ऐसे लगाते हैं, मैं बताऊं कैसे लगाते हैं, ऐसा लगता है टमाटो केचप पी रहे हो बैठ के, ओए होए। उसके बाद जो फिर तन बदन में आग लगती है और फिर एक सुबह आग लगती है, तो दोनों आग बराबर लगती है। अच्छा ये बात छोड़ो, यहाँ पे समझो। तो उन बंदे ने क्या बताया, हमें हेल्थी बताया, तो हम क्या करेंगे, खाने को ऑलमोस्ट ऑयल फ्री रखेंगे। तो इसी वजह से जैसे बहुत सारे रिफाइंड्स हो गए, सरसों के ऑयल मतलब ऑयल हो गए, इनके जगह पे आजकल लोग बाग ना बहुत सारी अलग अलग चीजें यूज करने लग गए हैं, है नहीं है। तो भाई इससे क्या होगा, ऑयल की मार्केट इफेक्ट होगी। तो भाई साहब एक बात है ना कहीं किसी एक चीज की एडवाइस किसी दूसरे बिजनेस पे इंपैक्ट डाल सकती है ना। नेक्स्ट आगे देखो, डायनेमिक, जाहिर सी बात है डायनेमिक होता है तो हमें लगातार आंखें गड़ाए रखना पड़ता है कि अब हमारे वातावरण में नया तूफान क्या आने वाला है और उस नए तूफान को हमें कैसे मेंटेन करना है। क्या का शिफ्ट इन क्या आएगा, कंज्यूमर प्रेफरेंस। जी हाँ, कभी कभी क्या होता है, कंज्यूमर प्रेफरेंस भी क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, उथल पुथल मच जाता है। हाँ जी, अब मान ली कस्टमर कह रहे हैं नहीं भाई मैं तो वन प्लस का फोन लूंगा, आया नहीं आया भाई। अब जो लोग एप्पल को कंसिडर करते थे बेस्ट फोन है, अभी भी बेस्ट है मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन अब उन लोगों को ना एक समस्या का सामना करना पड़ रहा था। वो समस्या क्या थी, समस्या थी मेरे एप्स की, पेइंग एप्स, पेड एप्स। लेकिन कैमरे के मामले में अगर देख लो, क्वालिटी के मामले में देख लो, ठीक है, सॉफ्टवेयर के मामले देख लो, तो वन प्लस पिछाड़ने की कोशिश करी है और काफी हद तक बेहतरीन टक्कर दे रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात समझा दूं, टक्कर देने से कुछ नहीं होगा, सबकी अपनी अपनी मार्केट होती है। जैसे मैं एक बात आपको समझाता हूँ, आप लोग शायद हफ्ता बाजार जानते होंगे, है ना, मैं सिंपल लोकल लैंग्वेज में समझाऊंगा जो मैं अपने आसपास देखता हूँ। हमारे यहाँ मंगल बाजार लगता है, उस मंगल बाजार के अंदर ना छोले भटूरे बिकते हैं और इतने कैड़े वाले गंदे होते हैं, वो मतलब इतने घटिया ऑयल में होते हैं, लेकिन भाई वो उसको भी लोग खाते हैं।
और एक छोले भटूरे हल्दीराम बेचता है, लोग उसको भी खाते हैं। तो सबने अपने अपनी मार्केट बना रखी, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे यहाँ पर पेइंग कस्टमर भी है और लो पेइंग भी है और क्या मिडिल पेइंग भी है। तो हर किसी की अपनी अपनी मार्केट है, क्योंकि हम लोग पूरे विश्व में नंबर 1 पे है, किसमें? जनसंख्या में। तो कस्टमर की कमी इंडिया में नहीं। नाउ नेक्स्ट भाई, और क्या बड़ी मेहनत से पहुंचे हम नंबर 1 पे। अनसर्टेनिटी, क्या बिजनेस एनवायरमेंट इसका लार्जली अनसर्टेन एज इट डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द क्या। हाँ भाई, इसमें क्या इसका एक फीचर ये भी है कि हमें ये पता लगाना मुश्किल है कि आगे क्या होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर नजरें गड़ाए रखते हैं कि अब क्या होने वाला है। इसीलिए दिखाना, आप सोचो, आप देखो कंप्यूटर की उसमें देख लो 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, i5, i6, i7, पता नहीं कितने कितने कंप्यूटर आ गए। तो हर साल नया नया क्या रहा, वर्जन आता जा रहा है, जिससे क्या चीजें अपडेट होती जा रही है। फैशन इंडस्ट्री भी होती है इसमें, है नहीं है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता। क्या कहना जटिलता मतलब क्या? क्या सर, इसमें कहता है फिनोमिना है इसका, विच इज इजियर टू बेटा अंडरस्टैंड इन द पार्ट्स। अगर आप चाहे तो भाई पूरे इन्वायरमेंट को एक साथ स्टडी कर सकते हो, टुकड़ों में स्टडी कर लो, इकोनॉमिकल, सोशल, है ना, और अपने क्या बच्चे हो गया टेक्निकल। तो ऐसे अलग अलग चीजों में स्टडी करना स्टार्ट करो, जिससे आपके लिए क्या होगा कि चीजों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। और डिफिकल्ट क्या होता है, सभी चीजों को एक साथ समझना। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पढ़ाई करते समय 3 सब्जेक्ट लेके बैठ जाओ या फिर 2 सब्जेक्ट भी लेके बैठ जाओ, मतलब मैथ्स और अकाउंट्स लेके बैठ गए, तो भाई क्या होगा, रायता फैलेगा। आप सोचोगे नहीं यार, मैथ्स भी क्या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और अकाउंट भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैं दोनों को छेड़ कर रख दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता मुन्ना, ऐसा नहीं होता। उसी प्रकार से इको बीएसटी लेके बैठ गए, ना दोनों थ्योरी है, मैं तो छेड़ दूंगा। नहीं मेरे बच्चे, चीजों को तरीके से करो, क्योंकि सर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। बोलो हाँ। ऐसे ना। नेक्स्ट, अच्छा हमने रखा अब रिलेटिविटी। अब अभी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं है जो आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। रिलेटिविटी का मतलब है सर हर एक कॉन्सेप्ट ना वेरी टू वेरी करता है, जैसे कंट्री टू कंट्री वेरी करता है ना, जैसे रीजन टू रीजन वेरी करता है, जैसे फर्म टू फर्म वेरी करता है। अब जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं, मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा चाइना में कुछ भी खा लेते हैं, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी खा लेते हैं, है ना। लेकिन वो जो मार्केट है या फिर वो जो ऐसी फर्म्स हैं जिनका एक्सपोर्ट वगैरह करती हैं, वो इंडिया में इलीगल एक तरह से, मतलब इंडिया में अलाउड ही नहीं है। इंडिया फिर इंडिया वाले अलाउड नहीं करते कि भाई नहीं, हमें इस तरह काम करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना? हम लोग जानवरों को बचाने में बिलीव रखते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, कंट्री टू कंट्री करता है, कॉन्सेप्ट वेरी करता है। तो यानी कि जब कॉन्सेप्ट वेरी कर रहा है तो इन्वायरमेंट भी वेरी करेगा, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना अपना क्या बिजनेस इन्वायरमेंट है। ठीक है भाई साहब, दैट इज कॉल्ड रिलेटिविटी। नाउ नेक्स्ट आ जाओ, अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। भाई क्या वजह है, क्यों वजह है कि हमें इसको स्टडी करना चाहिए। चलो जी आओ, देखो हमारे पास एक गोला गोला बना रखा है, दो क्या क्या है, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू क्या गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सर हमें पढ़ना इसलिए चाहिए, हमें पढ़ना इसलिए चाहिए मेरे बच्चे कि अगर हम उसको स्टडी करेंगे अच्छे से तो हमें पता लग जाएगा आने वाले भविष्य में क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है और हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाएगा। जैसे बहुत से लोगों ने ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट किया था, तो ऑनलाइन स्टडी अगर आप देखें तो सबसे बेहतरीन जो है, बहुत सारे लोगों ने, नाम तो नहीं लूंगा खैर मैं, काफी लोगों ने क्या करा, अपना अपना अच्छा अचीवमेंट, अपना अच्छा बेस बना लिया। भाई बना लिया क्योंकि उन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया, उन्होंने मार्केट को स्टडी कर लिया, उन्हें मालूम था आने वाले समय में क्या होने वाला। ठीक है, अच्छा इससे स्टडी करने से क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट। आपको ये भी पता लग जाएगा, आपको ये भी पता लग जाएगा कि भैया आपको किस चीज से बचने की जरूरत है, आपको किस अपॉर्चुनिटी से लेना है, किस अपॉर्चुनिटी से लेना है, या फिर किस अपॉर्चुनिटी से दूर रहना है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो मार्केट बहुत देता है, पर सारी के सारी अपॉर्चुनिटी पकड़ना बेवकूफी बनती होती है। समझे बात को? समझे? जैसे शादी के अंदर जाते हैं, खाना तो बहुत सारा मिल रहा है, लेकिन क्या आपको खाना है, क्या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्या आपके अकॉर्डिंग, मतलब आपके शरीर के अकॉर्डिंग, या फिर क्या आपके दिल के अकॉर्डिंग अच्छा रहता है। समझे बात को? समझे? तो उसी प्रकार से मार्केट में चीजें बहुत सारी होती है, आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या चेक करना पड़ता है, कौन सा आपके लिए थ्रेट है, कौन सा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट है टैपिंग यूजफुल रिसोर्स। बिल्कुल सही बात है। अब भाई एक बात सुनो, एलोकेशन करनी पड़ती है भाई, आपके पास जो रिसोर्सेज है उनको सही से लगाना पड़ता है। तो ये किससे पता लगेगा आपको, ये भी इन्वायरमेंट से पता लगेगा, है ना। फिर कहता है कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। बिल्कुल सही बात है भैया, आपको इससे ये भी करना पड़ेगा कि जैसे जैसे लगातार चेंजेस होते रहे, तो भैया आप भी उसको क्या करो भाई, चेंजेस करो। अब बदलते वातावरण में आप खुद को ही बदलो। बच्चों के पास स्मार्टफोन आ गए हैं तो लोग भाई पेरेंट्स को ही बदलना पड़ेगा। आरे बात समझ आ रही है भाई? मान लो आज ये आगे आज मान लो यहाँ टैक्स पॉलिसी आ गई नहीं कि हाँ भाई जैसे होता है ना एक डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ कि भैया लोगों के पास क्या कैश कम हो गया, लोगों ने अपना कैश क्या जमा करना, लोगों ने अपना जो लीगल पैसा था बैंक अकाउंट में जमा करना शुरू कर दिया। और उस केस में क्या हुआ था, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज्यादा हुई भी। ठीक है, ठीक है। तो यही तो मेरे कॉन्सेप्ट करने का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट करने का यही है
कि आपको चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको अपने आप मतलब आपको खुद चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा इस मार्केट में, ठीक है। असिस्टेंट इन क्या, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जी हाँ, अगर आप इसको अच्छे से स्टडी कर लोगे तो आपको एक विजन मिल जाएगा कि आपकी जो मार्केट पॉलिसी है, जो आपकी बिजनेस पॉलिसी है, वो नेक्स्ट टाइम कैसी होनी चाहिए। तो आपको पता लगा कि भाई क्या रीजन है इसके पीछे, दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। चलो जी आ जाओ, थोड़ा सा देख लेते हैं हल्का हल्का कि क्या क्या इसमें। जैसे आइडेंटिफाई, मैंने समझा नहीं समझा, आइडेंटिफाई करो, ठीक है, फटाफट इसका एडवांटेज लो। फर्स्ट मूवर का एडवांटेज क्या बोलो ना, फर्स्ट मूवर, ठीक है। और साथ साथ ये बता, ये फर्म को इस बारे में बताने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि भैया इससे दूर रहना, ये गलती से आपके बिजनेस टर्म को खराब कर सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, बोलो क्या, कि फॉर एग्जांपल बजाज ऑटो मेड कंसिडरेबल क्या आएगा, इंप्रूवमेंट्स इन द टू व्हीलर्स व्हेन द अदर कंपनीज एंटर्ड द ऑटो इंडस्ट्रीज। जी हाँ, लो जी लो, बहुत सारे लोगों ने क्या काम करा कि जो है ऑटोमोबाइल्स मतलब बड़ी इंडस्ट्री में घुस गई हैं, और कुछ लोगों ने क्या काम करा भाई, कार में घुस गई हैं। लेकिन बजाज वाले ने क्या काम करा, बजाज वाले ने क्या काम करा, अपने टू व्हीलर्स को और अच्छे से इम्प्रोवाइजेशन करा, है नहीं है। तो उसके चलते आप बजाज की गाड़ी अच्छी हुई तो बाकी गाड़ी क्या हुई, एकदम ऑटोमेटिक साइड हो गई। इट हेल्प इन द टाइपिंग यूजफुल रिसोर्स, बिल्कुल सही बात है भैया। उन्होंने क्या रखा ना कि आपको भैया जाहिर सी बात है रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे भाई, इन्वायरमेंट से मिलेंगे। तो आपको हर एक चीज का, हर एक पर्टिकुलर चीज का ढंग से यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे बच्चे क्या होगा, आपके जो रिसोर्सेज है वो वेस्टफुल जाएंगे क्योंकि आपको इन्वायरमेंट से मिल रहे हैं। और दोबारा अगर आपने रिसोर्सेज को वेस्टफुल कर दिया, जैसे मैन हो गया, मनी हो गया, रॉ मटेरियल होगा, तो भैया आपको दोबारा आगे आने में बहुत समस्या होगी, ठीक है जी। और कोशिश करो जो भी आपके रिक्वायर्ड रिसोर्स है उनसे आप अपनी डिजायर क्या एनवायरमेंट्स को क्या कर सको, पूरा कर सको, ठीक है। इट हेल्प इन कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस इन्वायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट इज वेरी डायनेमिक, बहुत ज्यादा डायनेमिक है, ठीक है। वर्क चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एट द फास्ट पेस, बिल्कुल सही बात है, बहुत तेजी से चेंज होता है, उन्होंने कहा बहुत तेजी से। अब जो तुम्हारे लिए सोच रहा है ना 1 साल का चेंज है, कहीं ना कहीं वो एक बिजनेस के लिए क्या होता है, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का चेंज होता है, क्योंकि एक पॉलिसी, एक नया आइडिया, एक नया कॉन्सेप्ट आपके पूरे के पूरे चलते हुए सिस्टम को हिला सकता है, ठीक है। जब चलो जी अब आओ, बिजनेस इट हेल्प इन असिस्टिंग प्लानिंग, बिल्कुल सही बात है। जब आपको चीजें पता लग जाएंगी तो आप अपने उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग को ढाल पाओगे, है नहीं। जैसे मान लीजिए कोरोना काल आया तो लोगों को पहले ही पता लग गया था, काफी लोगों की भैया क्या लगने वाला, लॉकडाउन लगने वाला। तो लोगों ने अपना आप पूछता है नहीं, पहले लॉकडाउन में लोगों को ये नहीं लगा था कि लॉकडाउन लगेगा, लेकिन जब सेकंड लॉकडाउन हुआ तब लोगों को महसूस था, थर्ड लॉकडाउन हुआ तो लोगों को महसूस था कि क्या हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इट हेल्प इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही बात है। जब आप लगातार मॉनिटर करोगे ना बिजनेस एनवायरनमेंट को तो आपके दिमाग में ना चीजें बहुत ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाती है। जब पिक्चर क्लियर हो जाती है तो आपको ये समझ में आता है कि अब नया मूव क्या होने वाला मार्केट के अंदर, या फिर नया क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली है मार्केट के अंदर। तो जाहिर सी बात है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्या करोगे, पॉलिसीज बनाओगे, और उन्हीं पॉलिसी को करोगे इंप्लीमेंट किसमें करोगे, बिजनेस में करोगे। जिससे क्या होगा, जो आपके जो बंदे हैं वो बेटर परफॉर्म कर पाएंगे किसमें, वर्स से वर्स कंडीशन में, ठीक है जी। आओ जी नाउ नेक्स्ट, और भी लॉन्ग समय के लिए। तो ये रहा हमारा, अच्छा ये तो हमारा क्या नाम बोलते हैं बिजनेस का इंपॉर्टेंस। अब नेक्स्ट बचा हमारा क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें हमारे पास 4 फैक्टर है, सॉरी 5 फैक्टर है। पहला इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और क्या लीगल एनवायरनमेंट। चलिए ये हमारे पास 5 हैं। अब इन 5 को हम थोड़ा अच्छे से स्टडी करेंगे, और हाँ इससे क्वेश्चन बनता है 90% का। हो तो लिख दूं तुम्हारे मुंह पे, नहीं लिखूंगा नहीं, बुरा मान जाओगे। देखो जी पहला इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, जैसे टैक्स रेट में क्या चेंज आया, इंटरेस्ट रेट में क्या चेंज आया, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, इन चीजों को आप लोग बहुत कंसिडर करते हो बिजनेस करते समय, है ना। जो कि हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फैक्टर में बहुत क्या करता है, इफेक्ट करता है। अगर मान लीजिए इकोनॉमिक फैक्टर इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं मेरे बच्चे, तो सीधा सीधा क्या होगा, अपॉर्चुनिटी होगी, या फिर क्या होगा, डिक्लाइन होगा किसमें, बिजनेस के काम में। तो ठीक है भाई, बात समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला है सोशल एनवायरनमेंट। अब एक बात सुनो, कस्टम क्या है, बिलीफ क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, एजुकेशनल लेवल्स क्या है, ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जी हाँ, सोशल का मतलब क्या है, लोगों का टेस्ट कैसा है, लोगों का रवैया कैसा है, लोगों के लिए क्या बेस्ट रहेगा, लोग किस चीज की ज्यादा डिमांड रखते हैं, ठीक है। हम लोग ज्यादातर जो चीजें बनाते हैं कॉमन लोगों के लिए बनाते हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या का आधे से ज्यादा हिस्सा जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। अब जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, मैंने बोला होली, दिवाली, ईद बोला, तो ये सबके लिए आएगा जितने भी होंगे। अब वो चाहे गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो किसी भी चीज का फैक्चरर हो, तो सभी को बेनिफिट मिलेगा, चाहे हलवाई हो, सब्जी वाला, हर कोई इसका बेनिफिट उठाएगा ही उठाएगा, ठीक है भाई। नाउ नेक्स्ट,
अब है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। जैसे कि हम लोग जानते हैं लगातार टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, तो लगातार हमें भी चेंज होना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जांपल देगा छोटा सा कि आज की डेट में लोग बाग एलईडी और क्या एचडी टीवी लेते हैं बजाय किसके, एलसीडी के। तो जाहिर सी बात है एलसीडी का प्रोडक्शन तब क्या हो चुका है, एकदम खत्म, जीरो, अंडा नील बटे सन्नाटा। क्यों, अबे यार नया जमाना नई चीज, तो यहाँ पर भी यही हुआ है। और यही वजह है कि लोगों ने अपने आप को एलसीडी से एलईडी में कर लिया, शिफ्ट कर लिया। और जो अभी भी क्या कर रहा है, एलसीडी बना रहा है, उसको सच में जहर खाने की जरूरत है। वैसे खैर तो लोग इतने बेवकूफ नहीं है। अबे ट्यूबलाइट एलईडी आ गई यार, जब एलसीडी जब ये भी एलईडी आ गया मेरे भाई, सब कुछ एलईडी आ गया, सोचो जरा, है नहीं। अब वहाँ यहाँ पे एक वो लिखा हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब लोग क्या यूज कर रहे हैं, एआई यूज कर रहे हैं। बहुत दिनों में क्या होगा, पांडा सर का भी एआई आ जाएगा। बहुत दिनों में क्या होगा, जो है हमारे सचिन सर का भी एआई आएगा, ठीक है, अनम मैडम का भी एआई आएगा, सबका एआई बन जाएगा। फिर आप लोग क्या पढ़ोगे, एआई से पढ़ोगे, ठीक है। जैसे बोलते नहीं, बोलते आपने रील्स में देखा होगा, तो वो एआई होता है मेरे बच्चे। ना नेक्स्ट पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब देखो जो गवर्नमेंट आती है ऑब्वियसली बात है उसकी स्टेबिलिटी भी बहुत दिक्कत, मतलब बहुत जरूरी होती है। मान लीजिए हमारे यहाँ इंडिया के अंदर अभी फिलहाल बीजेपी है, तो बीजेपी क्या करती है भाई, डंडा कर मतलब सपोर्टेबल है किसके लिए, इंडस्ट्रीज के लिए सपोर्टेबल है, ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो। अगर मान लो कोई और गवर्नमेंट आ गई, अब वो लोगों ने क्या करा, अडानी अंबानी है, इनकी एसएससी मार दी, नहीं भैया तुम्हें हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तुम्हें हम रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो क्या होगा, समस्या उत्पन्न होगी नहीं होगी। तो बिजनेस के लिए ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो अगर गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, तो गवर्नमेंट जितना अच्छी स्टेबल होती है और वो पीस शांति मेंटेन करना चाहती है किसमें, मार्केट में, तो वही बहुत बड़ी बात है। और पीस और शांति कैसे मेंटेन होगा, अकॉर्ड जो अपनी पॉलिसी मेंटेन करेंगी वो किसके अकॉर्डिंग करेंगी, जी हाँ, इंडस्ट्री के लिए करेंगी ना, तो उससे क्या होगा, लोगों ने सही बिजनेस को क्या मिलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट मिलेगा। चलिए अब जैसे मान लो आप बैंगलोर को बताना कि बैंगलोर इज कॉल्ड द एज अ सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर वहां पर ज्यादातर क्या है, लोगों ने वहां पे आईटी इंडस्ट्री को सिचुएटेड कर रखा है। सारे के सारे आईटी जो इंडस्ट्रीज है ऑलमोस्ट लगा लो वहीं पर है, बल्कि वो आई-10 की सिटी कहा जाता है, क्या बोलता है, आई-10 सिटी कहते हैं, वहां पे बहुत सारे आईआईटी पढ़ने रहते हैं। जी हाँ। लीगल एनवायरनमेंट। अच्छा लीगल एनवायरनमेंट का मतलब सर क्या है, आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जो गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है। अब तुम बोल रहे भाई मैं तो बारूद बनाऊंगा, मतलब बम बनाऊंगा, मतलब गोला बनाऊंगा, भाई लाइसेंस ले ले। और अगर गवर्नमेंट ने क्या रखा है कि भाई इसका प्रोडक्शन नहीं करना, तो मतलब नहीं करना। जैसे गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि भैया अल्कोहल का ब्रिजेस का जो एड है वो बैन कर दिया। पहले होता था, अब उन्होंने बैन करवा दिया। क्यों बैन करवा दिया, लोग बाग इसको देखकर, देखो दारू तो ऐसी चीज है मेरे भाई, लोगों के मुंह में पानी आता है, क्या बताऊं, बेहतरीन चीज है, एकदम बेहतरीन चीज है। किसके लिए, दिमाग के लिए, पर शरीर के लिए सही नहीं है। कि लोग बाग पीने के बाद टुन्ना तो लगता है वो 7वें आसमान पर हैं और उन्हें एक अफसर दिख रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। दिल और जिंदगी सब खराब कर देगी, ठीक है, इससे दूर रहो इसलिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया एड में। तो दैट इज कॉल्ड लीगल एनवायरनमेंट। हमें स्टेट गवर्नमेंट के और क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है ना। नेक्स्ट आ गया। अब है थोड़ा सा देखो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। जी हाँ, अब हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है भाई साहब, मैं आपको एक बात सुनाऊं, हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बड़ा बेकार था 1991 से पहले। 1991 से पहले सर क्या था, सीन ऐसा था भाई, इतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी और गवर्नमेंट बेसिकली लॉस में भी थी। पता है आपको 90s से पहले आप ऐसा मान के चलो लोग गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करते ही नहीं थे। उन्हें लगता था हम लोग अपना प्राइवेट काम करके बेस्ट है, पैसा वैसा आएगा। लोग सरकारी नौकरी पे मतलब ऐसी लात मारते थे, चल छोड़। क्यों भाई, उसलिए क्योंकि इंटरेस्ट था ही नहीं, सब लोग अपने काम में बिलीव करते थे, क्योंकि नौकर शायद छोड़ के आए थे हम 40 साल पहले। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने भाई नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाया जो कि हमारे प्यारे प्यारे मनमोहन सिंह लेके आए थे। कब, जुलाई 1991 में। सर जिसने क्या काम करा, बहुत तगड़ा चेंज कर दिया। और इसको हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अभी भी बोलते हैं। पूछो क्यों, क्योंकि भैया इसके बाद अभी कोई दूसरी इकोनॉमिक पॉलिसी आई नहीं है पूरी तरह से अभी तक इसका क्या हुआ, मतलब इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाया। तुम खुद सोचो, बीजेपी गवर्नमेंट 2 बार हो गई, भाई सब सारी चीजें चेंज कर दी, पर वो इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज नहीं कर पाया। पूछो क्यों नहीं कर पाया, भाई पढ़े लिखे लोग होंगे तभी तो चेंज कर पाएंगे सही से। अब पढ़े लिखे लोग होंगे नहीं तो चेंज कैसे कर पाएंगे। अब तुम सोच रहे हो सर जी ये तो पॉलिटिकल बातें कर रहे थे, बीजेपी के अगेंस्ट है। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, वोट तो मैं भी नहीं देता हूँ, लेकिन मेरे भाई क्या करूँ, ये लोग थोड़ा कुछ तो पढ़े लिखे वाले चेंजेस लाओ मेरे भाई। अच्छा ये सब चीजें देखकर ना आप ये मत सोचो कि गुरुजी तो है मतलब किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पढ़ाना बस, परंतु आंखें भी खुलना होता है हमारा काम। देखो अब इससे फर्क क्या पड़ा मैं, सर उसने कहीं ना कहीं नंबर ऑफ इंडस्ट्री को रिड्यूस करके सिर्फ 6 कर दिया, मेजर 6 पार्ट में बांट दिया, ठीक है।
और सबके लिए अंडर लाइसेंसिंग कर दिया। अब ये नहीं थे कोई भी उठाकर बिजनेस कर ले, इंडस्ट्री बना ले, ना 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 मुन्ना ना, ऐसा नहीं होगा। अब उन्होंने लिखा है द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज लिमिटेड टू द फोर इंडस्ट्री। हाँ जी, पब्लिक के लिए अगर मान लो जो हमारा इतना मतलब जो हमारी इंडस्ट्री थी उनके लिए 6 कर दिया, तो पब्लिक सेक्टर को कितना कर दिया, 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। और कहीं ना कहीं से डिस इन्वेस्टमेंट वहां पर कर दिया जहां पर पब्लिक सेक्टर में क्या था, लॉस हो रहा था। जी हाँ, बहुत सारी जगह है, जैसे आप दिल्ली में ले लो, BSES है, अब वो प्राइवेट सेक्टर यहाँ तुम्हें, जब तक वो गवर्नमेंट के हाथ में रहा लोगों ने तार डाल के खूब चोरियां करी, दबा के चोरियां करी बिजली की, लेकिन आप चोरी करना नामुमकिन हो चुका है नहीं। फोर्थ, पॉलिसी टुवर्ड्स द फॉरेन कैपिटल वाज लिबरलाइज्ड। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। कहीं कहीं हमारे जो मनमोहन सिंह ने उन्होंने पूरा पूरा 100% FDI कर दिया, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को उन्होंने इंक्रीज कर दिया कि जाओ इस सेक्टर के अंदर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तुम जाओ आग लगा दो। जैसे कंप्यूटर मार्केट्स को ले लो भाई, काफी हद तक है नहीं, काफी हद तक है, और भी काफी सारी चीजें हैं वहां पर, क्या है काफी हद तक उन्होंने FDI कर रखा है, तुम ही करो। कॉल सेंटर ले लो, वो भी कर रखा उन्होंने कि यहाँ चलो जाओ, तुम आओ यहाँ पर पूरा पूरा तुम ही लगाओ, तुम ही चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज कर रखे उन्होंने। ऑटोमेटिक परमिशन वाज ग्रांटेड फॉर द साइनिंग टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विद द फॉरेन कंपनीज। बिल्कुल सही बात, उन्होंने ये भी काम करा भाई, होता ना कि ऑटोमेटिक साइनिंग ग्रांटेड हो गया किसके लिए, टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स के लिए। जी हाँ, क्या भाई टेक्नोलॉजी आप हमारे इंडिया में भरपूर लेके आओ, हम मना नहीं कर रहे। यही वजह है कि आज हम लोग 5वें नंबर पे आ चुके हैं GDP के मामले में, क्योंकि हम लोग हर किसी को टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं मना नहीं करते। तुम टेक्नोलॉजी एक बार लेके तो आओ मेरे बेटे लेके तो आओ, हम अपने आप यूनिट लगा देंगे। जैसे अब एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग है, हो गई इंडिया में स्टार्ट, OnePlus की हो गई इंडिया में स्टार्ट, अब सारा क्या लिखा था, मेड इन इंडिया। अब पहले क्या था, मेड इन चाइना, तो हमने कहा बेटा तुम टेंशन ना लो, सारा मेड इन इंडिया करेंगे, तो सारा का सारा मेड इन इंडिया कर दिया। आगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, फॉर्म, अच्छा इसका काम क्या था कि हमें प्रमोट करना है किसको, क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। तो इस बोर्ड ने क्या काम करा, FDI को ज्यादा प्रमोट करा ताकि ज्यादा लोग आए हमारे यहाँ पे क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है जी। नेक्स्ट आप देखो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी कौन कौन सी है, एक है लिबरलाइजेशन, एक है प्राइवेटाइजेशन, और एक क्या है ग्लोबलाइजेशन। आइए अपने अपने इनके मीनिंग देखते हैं, और इनके मीनिंग देखोगे समझते क्या कैसे। लिबरल उदार होता है, प्राइवेट का मतलब समझिए ना, जी हाँ प्राइवेट सेक्टर के हाथों में, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, वैश्विक, पूरे विश्व में। तो आइए इसको देखते हैं कि इसके बारे में हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक है। देखिए पहला लिबरल, बेसिक अगर आप मीनिंग समझे तो गवर्नमेंट लिबरल हो चुकी है बहुत सारे बिजनेस के प्रति। उन्होंने टैक्स मतलब अननेसेसरी जो थे कंट्रोल से रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, उन्होंने खत्म कर दिया। जैसे अभी क्या हुआ, दिल्ली में दारू के ठेके सारे प्राइवेट कर दिए थे, जाओ सबके सब प्राइवेट ठेके, जाओ जिसको पूरा ठेका खोलना। भाई साहब हमारे एरिया में भी लगा लो तुम 10-5-6 ठेके खोल गए थे एक ही आसपास में, बेहतरीन ब्रांड, गजब गजब ब्रांड आ गए थे, मैं क्या बताऊं, ओहो। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डंडा करा, भाई साहब इतने ठेके कैसे खोल लो तुम, इतने ठेके कैसे खोल लो तुम, एक काम करो फटाफट से बंद करो। अब जो प्राइवेट ठेके में जो प्राइवेट सेक्टर में ठेके गए थे, अब वो किस में आ गए, गवर्नमेंट सेक्टर में आ गया। अब ब्रांड लेवल भी रिड्यूस हो चुका है, अब इतने ब्रांडेड आइटम नहीं आ रहे, नॉर्मल ब्रांड आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी को लेकर चलती है, क्या भैया इतना रखना है, ऐसा रखना है, इस एरिया में इतना जाना है। हाँ जी हाँ, क्योंकि टैक्स कलेक्शन सबसे ज्यादा हमारे पास किससे आता है, दारू से आता है, 40 से 50% के आसपास का लगा लो, है ना। उन्होंने क्या है, इट रिलैक्स द रूल्स एंड रेगुलेशन विच रिस्ट्रिक्टेड द ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। जी हाँ सर, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से बहुत सारी चीजों को हटा दिया कि चलो यार हटाओ यार, इन गरीब बंदों की मार रहे हो। जैसे आपने सोचा होगा, अभी देखा होगा मोदी ने क्या बोला, आत्मनिर्भर बनो, खुद के काम करो। तो मोदी ने कह दिया किसी को भी कोई बिजनेस करना, छोटा मोटा बिजनेस, तो उसको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अगर आपको पटरी लगानी है, ठेली लगानी है, आपको छोटी मोटी दुकान खोलनी है, यू हैव टू नो नीड ऑफ क्या, लाइसेंस, ठीक है जी। नेक्स्ट अब इसके इम्पैक्ट देखो क्या हुआ, क्या रखा है, एब्लिशिंग द लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन द मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट अ शॉर्ट लिस्ट। देखो जी, उन्होंने कुछ लिस्ट जारी करी है, उन लिस्ट के अलावा बाकी के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर उन्होंने क्या करा, सब चीजों के लाइसेंस को रद्द कर दिया, है ना। नेक्स्ट क्या था मेरे बच्चे, फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस। आपको कौन सा बिजनेस तक का स्केल डिसाइड करना है, ये आपके हाथों में। भाई छोटे स्तर पे, भाई बड़े स्तर पे 25 लाख, 15 लाख, 30 लाख, जो भी करना आप करो, नो रिस्ट्रिक्शन, नो एक्सपेंशन, है ना, ये आप सब आपके हाथों में। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्या, मूवमेंट ऑफ गुड्स। जी हाँ, गुड्स को लाना ले जाना भी आसान करवा दिया। सब फ्रीडम कर दी कि आप लोग अपने गुड्स के प्राइस खुद तय करोगे, हम नहीं करेंगे। रिडक्शन इन क्या, टैक्स में रेट में कर दिया। सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर ऑफ इंपोर्टिंग एक्सपोर्ट गुड्स कर दिया। बताओ लिबरलाइजेशन में इतना सब कुछ करा गवर्नमेंट ने। आप कुछ सोच सकते हो कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें कितना कितना सपोर्ट करा, लेकिन क्या करें, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, तो वो हाल है हमारा। लो जी लो नेक्स्ट,
उन्होंने क्या रखा हमारे से प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग क्या था? प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग तो देखो गवर्नमेंट, हर कोई इंसान सारे काम सब कुछ नहीं कर सकता, कहीं कहीं लोगों की जरूरत पड़ती है तो क्या करते हैं हम और लोग उठा के लेके आते हैं। मान लीजिए अब आप समझो सर, मतलब इस कॉन्सेप्ट का समझो कि बिजनेस के सॉरी गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री चल रही थी जो क्या थी, लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज थी, जिनमें गवर्नमेंट हाथ पैर मार ही नहीं पा रही थी ढंग से। तो गवर्नमेंट ने क्या काम करा, उन सब चीजों को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया। जैसे 1991 की पॉलिसी आई तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, रिस्ट्रिक्शंस को हटाया और जितने भी लॉस मेकिंग या फिर क्या गरीब इंडस्ट्रीज थी उनको प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया। जैसे कि इंडिया में अभी मैंने क्या बताया, दिल्ली में BSES प्राइवेट सेक्टर के हाथों में। तो भैया क्या हुआ, इससे ये सीन तो हो रहा है कि आप बिजली का बिल टाइम पे भरा जा रहा है नहीं है, लोग बाग बिजली की चोरी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दैट इज कॉल्ड लॉस मेकिंग और प्रॉफिट मेकिंग कर दिया। डिसइन्वेस्टमेंट, अब डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है सर, कुछ भी नहीं करना, जो पब्लिक सेक्टर के हाथों में है उसको प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंप देना है, दैट्स कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। और उन्होंने एक बोला कि इफ देयर वर्क या डायल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप बियॉन्ड द 51%, देखो जी अब इट वुड रिजल्ट इन द क्या आएगा, ट्रांसफर द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर। सर उन्हें लगता है कि जिस सेक्टर में गवर्नमेंट का 51% से हिस्सा कम है, गवर्नमेंट क्या करती है, उन इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे देती है कि तुम पकड़ो भैया, हम इसमें घुसना नहीं चाहते। मान लो कि जैसे आप ऑयल इंडस्ट्री को ले लो, वहां पर क्या 40% का उनका मान लो रोल है, मान लो, तो बाकी 60% इसका प्राइवेट सेक्टर के हाथों में। तो गवर्नमेंट क्या कहते हैं, भाई काम कर, मैनेजमेंट तेरा, बंदे तेरे, तू बस मेरे को मेरे शेयर दे दे, बात खत्म, तेरे लिए मैं पॉलिसी बना दूंगा। हाँ गवर्नमेंट ये भी करती है, बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट ने ओनरशिप ले रखी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब है ग्लोबलाइजेशन। भाई ग्लोबलाइजेशन तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। वो कहते हैं हिंदी में कि एक देश का व्यापार जब एक देश की सीमा क्रॉस करके दूसरे देश में एंटर करता है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। लेकिन उसके लिए भी कुछ चीजें चाहिए होती हैं, और यही चीजें हमारे क्या बोलते हैं 1991 के पॉलिसी में क्या इंपोर्ट करी गई। जैसे हम लोगों ने लाइसेंस से इंपोर्ट के लाइसेंस को, टैरिफ यानी कि टैक्स के लाइसेंस और रिस्ट्रिक्शंस को, और क्वांटिटेटिव यानी कि कितनी क्वांटिटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी, इन सब चीजों को हमने मेंटेन करा। और मेंटेन करने के लिए हमने क्या करा भैया जी, हाँ रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना स्टार्ट किया। अब इसमें देखो कुछ कुछ चीजें, जैसे फ्री फ्लो ऑफ गुड्स कर दिया हमने, कैपिटल का आना हमने क्या कर दिया, फ्री कर दिया, ठीक है। फ्री फ्लो ऑफ का क्या, इन्फॉर्मेशन है, IT और टेक्नोलॉजी आना फ्री कर दिया। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, लोग बाग अब एक देश से दूसरे देश आराम से आ सकते हैं यार, मतलब आराम से आ सकते हैं, बहुत आराम से। तो देखो हमने किस हद तक ग्लोबलाइजेशन की वजह से चीजों को करा, लिबरल किया, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट, अब है डीमोनेटाइजेशन। अब ये बड़ा प्यारा मुद्दा रहा भाई साहब। जैसे कि आप लोग जानते हो, हड़कंप मच गया था जब मोदी ने काम करा था 8 नवंबर 2016 को, भाई साहब लोगों की जिंदगी तबाह हुई थी। लेकिन किन लोगों की जिंदगी तबाह हुई थी, जो लोग बदमाशी से काम कर रहे थे, उन लोगों की जिंदगी उन्होंने खराब करी थी कि बेटे टेंशन ना लो, अभी हम जिंदा हैं। उन्होंने क्या करा कि 500 और 1000 के नोट्स को कर दिया उन्होंने, भैया रिप्लेस कर दिया या फिर कह लो बंदी कर दिया पूरी तरह से, और नए नोट को इंट्रोड्यूस करा। कौन से, 2000 के और क्या 500 के। अब तो उन्होंने 100 का ले, 200 का ले, 50 का ले, 20 का ले, 10 का ले, उन्होंने सारी फेक करेंसी को मतलब बदलने की कोशिश कर दी। क्योंकि हमारे टाइम, उस टाइम पर क्या था, फेक करेंसी बहुत चल रही थी, फेक करेंसी इतनी चल रही थी, क्या था, बहुत मतलब फेक करेंसी चल रही थी। ऑलमोस्ट उसने ये लगा लो 70-60% तो पैसा ब्लॉक ही कर दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्केट में 500 और 1000 का नोट था, इसीलिए। अच्छा, इसका मेन पर्पस क्या था सर, मेन पर्पस है जो हमारा ब्लैक का पैसा है, जो हमारे इलीगल एक्टिविटीज है, उनको रोकना, ठीक है। लोग जो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं उन टैक्स वाले बंदे को खींचना, क्योंकि जिनके लिए उनने पैसे नोटबंदी करी, भाई उन लोगों को अपना लीगल पैसा तो करना था, भाई करोड़ों करोड़ों रुपया था। अब उन्होंने सोचा कि चलो यार 1000 करोड़ है, इस पे कितना जाएगा, 100 करोड़ टैक्स जाएगा, कोई बात नहीं टैक्स देते यार, 900 करोड़ तो बचेगा कम से कम। हाँ जी हाँ, तभी लिखा रहा तुमने, लो जी। तो डीमोनेटाइजेशन देखो क्या कहता है, फीचर क्या है इसका, पहला तो यह है कि जो कैश होल्डिंग अराइजिंग फ्रॉम क्या डिक्लेयर्ड इनकम वाज क्या रीडली डिपॉजिट इन द बैंक। जिन जिन लोगों ने अपनी इनकम डिक्लेयर कर रखी थी एकदम पेपर पे बहुत बेहतरीन तरीके से, उनको गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा, पर जिन लोगों ने बदमाशी करी थी उनके ऊपर क्या लगाया, टैक्स पेनल्टी लगाई। क्लियर नहीं, क्लियर है, ध्यान रखना। अगला, डीमोनेटाइजेशन इज आल्सो क्या इंटरप्रेटेड एज अ शिफ्ट ऑफ क्या पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट का इंडिकेटिंग दैट, क्या बता रही गवर्नमेंट कि टैक्स इन्वेशन नो लॉन्गर बी टॉलरेट और एक्सेप्टेड। उन्होंने बोल रखा था कि अगर ज्यादा तुम दिक्कत करोगे तो हम तुम्हारी बैंड बजा देंगे, टैक्स जमा करो। अब गवर्नमेंट ज्यादा दिक्कत नहीं करेगी, हाँ गवर्नमेंट करेगी, अब मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं, अब गवर्नमेंट ना मतलब सहन नहीं करेगी। और तुमने अगर नहीं मानी मैं हमारी बात, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो सुन लो हम क्या करेंगे, फिर दोबारा नोटबंदी कर देंगे, फिर तुम रोते रहना। हाँ जी यही बात है। लेकिन कहेंगे आम जनता को बड़ा नुकसान तो होता है यार, सुबह सुबह जा बेचारे 4 बजे जाके लाइन लगा रहे हैं, क्या करें,
क्या करें, बेचारे परेशान थे, पैसा भाई चाहिए था। अच्छा, इसने क्या करा सर इसने जो लीड टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चैनलाइजिंग सेविंग। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, इनने जो सेविंग थी इनने चैनलाइज करा, जो सेविंग हुई अकाउंट्स में जो जमा हुई उनको फॉर्मल सिस्टम में लेके आए। और साथ ही साथ एक बात और है, इससे क्या हुआ, लेस कैश ट्रांजेक्शन हुई। जी हाँ, लोगों के पास कैश कम हो गया, सारा कैश कहाँ जमा हो गया, उनका बैंक अकाउंट में जमा हो गया, जिस वजह से एक सीन क्रिएट हुआ, लोगों ने क्या ऑनलाइन बैंकिंग को प्रेफर करना स्टार्ट कर दिया था। जी हाँ, देखिए अब देखो यहाँ पर इम्पैक्ट क्या पड़ा, पहला पड़ा मनी और इंटरेस्ट रेट। बिल्कुल सही बात है, बैंक डिपॉजिट जो इंक्रीज हो गए थे, ठीक है, इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग बढ़ गई थी, ऑब्वियसली पैसा बढ़ रहा है, और कैश ट्रांजेक्शन क्या हुई, कम हो गई है नहीं। सर प्राइवेट वेल्थ में इन पे ज्यादा कुछ खास नहीं पड़ा, कर रखा डिक्लाइन सिंस सम हाई डिमोनेटाइजेशन नोट्स वर नॉट रिटर्न एंड रियल एस्टेट का प्राइस फॉल्स। बिल्कुल सही बात है भाई, कुछ नोट ऐसे थे जिन्होंने मना कर दिया कि हम तुम्हारे नोट नहीं लेंगे। अब इससे क्या हुआ, रियल एस्टेट पे इफेक्ट पड़ा, उनके प्राइस डाउन हो गया। भैया पैसा वो रिटर्न कर ही नहीं रहे, मतलब एक्सचेंज कर ही नहीं रहे, तो अब कहाँ से खरीदोगे, नहीं खरीदोगे तो क्या होगा, मना कर देंगे लोग। जब मना कर देंगे लोग, लेकिन लोगों को तो बेचना है और सामने वाले को खरीदवाना है, तो क्या करेंगे, प्राइस डाउन करेंगे। अब पब्लिक सेक्टर की वेल्थ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, पब्लिक सेक्टर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूछो क्यों, यार पैसा गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट को सब मालूम है, तो अकाउंट नंबर क्या, टैक्स कितना है, सब कुछ मालूम है ना। फिर क्या डिजिटाइजेशन। अब ये डिजिटाइजेशन क्या होता है, क्या डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत बढ़ गई। जी हाँ, बहुत सारी बढ़ गई। लोगों ने पैसा था अकाउंट में जमा हो गया, फोन निकालने जाए, लो जी लो, फोन पे, पेटीएम, बड़ा। रियल एस्टेट प्राइस डिक्लाइन होगा जैसे मैंने बताया आपको। और टैक्स कलेक्शन, भाई साहब बहुत तगड़ा टैक्स कलेक्शन हुआ, अपरंपार टैक्स कलेक्शन हुआ, इतना हुआ कि आप सोच नहीं सकते हो, क्योंकि जितने भी ब्लैक बंदे सबका क्या वाइट हो गया एक बार में। नेक्स्ट, अब देखो छोटी सी बात बोलता है, क्या क्या इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। क्या फर्क पड़ा इससे, पहला तो एक तो यह है कि भाई देखो, अगर आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन बिजनेस इंडस्ट्री, भाई बिजनेस इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ेगा। फर्स्ट, इंक्रीजिंग कंपटीशन। बिल्कुल सही बात है, मोर डिमांडिंग कस्टमर आएंगे आपके पास, अगर मान लीजिए अगर भाई फेवरेबल रहा तो अच्छे से आएंगे। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जी हाँ, ये चीजें हैं बता रहा। नेसेसिटी फॉर चेंज, कभी कभी जरूरी हो रहा था चेंज होना। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको भी इंप्रोवाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। मार्केट का ओरिएंटेशन क्या है, ठीक है, आओ जरा डीपली थोड़ा पढ़ते हैं। देखो जी क्या कहता है, गवर्नमेंट का जो इम्पैक्ट पड़ा बिजनेस इंडस्ट्री पे, तो क्या पड़ा, पहला कहता है कंपटीशन। जी हाँ, कुछ चीजों में क्या हुआ, जब लाइसेंसिंग को कम कर दिया गया तो सारे लोग क्या हुआ, फैल के घुस गए। अब लाइसेंसिंग तो है ही नहीं, क्योंकि लाइसेंस लेना तो बड़ा क्या काम होता है। जो लाइसेंसिंग इजी हो गई या फिर लाइसेंसिंग हट गई, तो लोगों का नंबर ऑफ कंप्यूटर क्या बढ़ गया। जी हाँ, फिर उन्होंने बोला क्या, मोर डिमांडिंग कस्टमर, वेल इन्फॉर्म कस्टमर और मोर डिमांडिंग। जी हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है, उन्होंने एक छोटी सी बात बोली कि जहां पर लोग बाग क्या होता है, जानकारी रखते हैं, वहां पर वो चीजों की डिमांड एकदम एग्जैक्ट तरीके से करते हैं। तो ये भी चीज है, जैसा ना अब एक बीच में मुहिम चली थी, क्या, जागो ग्राहक जागो, तो भैया यहाँ भी क्या है, जागो ग्राहक जागो। नेक्स्ट, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, क्या, इंक्रीज कंपटीशन फोर्सेस द फर्म टू डेवलप अ न्यू वे टू क्या, सर्वाइव एंड ग्रोथ इन द मार्केट। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर सीन होता है कि जब चीजें चेंज होती हैं, जाहिर सी बात है, जहां चाहा है वहां रहा है। अगर मान लीजिए मैं रेगिस्तान में चला जाऊंगा, तो ऐसा नहीं कि मैं पैसा मर जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, एफर्ट मारूंगा पानी ढूंढने का, पानी निकालने का, तो भैया मुझे पानी मिलेगा। तो भाई जाहिर सी बात है, चेंजेस जब होंगे तो बिजनेस एफर्ट मारेगा नए आइडिया के साथ और नए चेंजेस के साथ, ठीक है। नेसेसिटी फॉर चेंज, जाहिर सी बात है 1991 के बाद हर किसी को अपने आप को चेंजेस लाने की जरूरत पड़ी, ठीक है। और नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, जाहिर सी बात है भैया, क्या, द चेंजिंग मार्केट कंडीशन ऑफ टुडे रिक्वायर पीपल विद द हायर कॉम्पिटेंस एंड द ग्रेटर कमिटमेंट। जी हाँ, आज की डेट में अगर आप एक पेन भी बेचते ना, तो आपको बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते कि आप टेंशन मतलब हम है ना, आपका टेंशन मतलब आपका बेटा मैं पास कराऊंगा, 90 नंबर कहीं नहीं गए, ऐसी कमिटमेंट करनी पड़ती है, तब जाके आपको क्या मिलता है, एक बिजनेस अच्छा मिलता है। नेक्स्ट क्या था बच्चे, मार्केट ओरिएंटेशन। जी बिल्कुल सही बात है, द अर्लियर फर्म फॉलोड द प्रोडक्शन ओरिएंटेशन। पहले क्या था, लोग सिर्फ अपना प्रोडक्शन को फॉलो करते थे, क्योंकि अपने हमारी वस्तु बिक जाए, भाड़ में क्या कस्टमर। लेकिन अब क्या है सर, हम लोग कस्टमर की क्या डिमांड पे चीजों को पूरा करते हैं। हाँ, कस्टमर की डिमांड पर, अगर कस्टमर को भगवान नहीं बनाया तो तुम्हारी लंका लग जानी है। अगर मान लो मैं खराब पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं सही नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, आपको मेरा पढ़ाया समझ में नहीं आता है, तो अब दोबारा नहीं आओगे मेरे पास पढ़ने के लिए, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब यह है कि मेरा भगवान कौन है, मेरा स्टूडेंट। तो उसी प्रकार से आप क्या, आज का भगवान कौन है, कस्टमर। और है गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट करा हमें, पूछो कैसे। गवर्नमेंट बहुत बार क्या करती है, पब्लिक सेक्टर जो होता है ना, घाटे के बजट से बनता है। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है,
इनकम से ज्यादा अपना खर्च करने का दम रखती है। वो कहते हैं हम खर्चा ज्यादा करेंगे। क्यों खर्चा करेंगे? ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। हाँ, लोगों को रोजगार मिल सके, और लोगों को रोजगार दिलाने के चक्कर में वो बहुत बड़ी घाटे की पॉलिसी को भी अपनाती है, शायद जिसको हम फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं। ये आपको मिलेगा इको में। ठीक है भाई, चलिए लो जी लो, थैंक यू। ओ माय गॉड सर, थैंक यू क्यों आ गया? थैंक यू इसलिए बच्चे क्योंकि हमने इस चैप्टर के अंदर सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। तो मेरे बच्चों आप लोग एक काम करोगे, 965888 और 588 पर बेटा क्या करोगे आप लोग? कॉल ठोको। क्या करोगे बेटा? कॉल ठोको। किसके नाम पे? महाकाल के नाम पे। क्यों ठोकोगे? ताकि आप लोगों को जो भी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो मेरे भाइयों बहनों, आई होप आपको चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। और क्लियर नहीं हुआ है तो भाई साहब दोबारा देखो, क्लियर करो, क्योंकि ये चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैगा। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार, मिलता हूं इसमें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ठोको लाइक।